हाय दोस्तों, तो आज हम एक और एमपीएडीपीओ का माइनर एक्ट जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने अच्छे से पूरा इस वीडियो को सुन लिया और लास्ट में इसके क्वेश्चन लगा दिए तो आपको दोबारा इसको कहीं किसी से भी समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम। संधारण का मतलब होता है मेंटेनेंस, मानव सेवाओं को बनाए रखने के लिए। विच्छिन्नता होता है उनका उनको तोड़ना मरोड़ना, उनका उल्लंघन करना, जो आदेश दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सेवाओं का क्या करना, उनको विच्छिन्न करना। ठीक है, तोड़ मरोड़ के ऐसे करना ताकि वो सेवाएं लोगों तक ना प्रदान की जा सकें। तो जो कर्मचारी होते हैं, जो अत्यावश्यक सेवा, जो सेवाएं होती हैं अत्यावश्यक, ये इसमें 11 धाराएं हैं और एक अनुसूची दी गई है लास्ट में। उस अनुसूची में बताई गई है कि कौन कौन सी सेवाएं अति आवश्यक जो है मानी जाएंगी और कौन कौन से जो है लोग इसके अंतर्गत आते हैं। जो तो उसमें यह है कि जब जो अति आवश्यक चीज़ें होती हैं, सेवाएं होती हैं, सरकार उनके में आदेश, जैसे मान लो अभी कोरोना आया था तो सब डॉक्टर जितने भी थे, मतलब वो अब काम से इनकार नहीं कर सकते। जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक वाले या पुलिसकर्मी, मतलब जो अति आवश्यक चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो उसमें पुलिस जो है किसी से भी, जो सरकारी नौकरी वाले हैं वो तो बंदे रहते हैं, उनका अलग सिस्टम है। ठीक है, जैसे मान लो पुलिस में भी जो नगर सेना वाले एक, मतलब जो विशेष पुलिस अधिकारी बना देते हैं, जो कई लोगों को जो समितियां बना देते हैं इस्तेमाल करने के लिए, तो वो लोग इसमें आते हैं, जो ठेके पर जो लोग लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो है समझ में आ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य में अति आवश्यक सेवाओं के संधारण के लिए उपबंध करें तो ऐसी सेवाओं के विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्त्री का उपबंध करने हेतु अधिनियम। ठीक है, तो अति आवश्यक जो सेवाएं हैं उनका संधारण करने के लिए और जो उनका उल्लंघन करेगा उनको दंड देने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, पूरे मध्य प्रदेश पे है और यह बना है, ठीक है, 1979 में बना है। तो कब बना है, ये 17 अप्रैल 1979 को बना है। ठीक है, और ये उसी दिन लागू हुआ, उसी दिन बना, उसी दिन प्रकाशित हुआ, सब कुछ इसमें एक ही डेट है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और ये इसका अधिनियम संख्यांक है 10, तो और 11 धाराएं हैं। तो आइए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समाप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें धारा 2 में परिभाषाएं नहीं है, परिभाषाएं हैं 3 में। इसमें अधिनियम का लागू होना है, कहाँ कहाँ किस किस पर यह लागू होगा। तो यह अधिनियम अति आवश्यक सेवा से संबंधित, अति आवश्यक जो सेवाएं हैं संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी यानी टेक्निकल, ठीक है, जिस साइंटिफिक है, कार्यपालक, एग्जीक्यूटिव, प्रवर्ती मान ऑपरेटिव, जो कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं या जो ऑपरेट करते हैं, लिखा पढ़ी का काम करते हैं, तथा अनुसचिवीय व्यक्तियों को लागू होगा। सचिवालय में जो व्यक्ति काम करते हैं उन पे ये लागू होगा। किन किन लोगों पर, केवल जो अति आवश्यक सेवा संबंधित वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवर्ती तथा अनुसचिवीय व्यक्ति हैं, केवल इन्हीं पर लागू होगा, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। अब इस अति आवश्यक सेवा संबंधित व्यक्ति में कौन कौन आता है ये नीचे बताया गया है स्पष्टीकरण में। तो पहला है जो ठेके पर रखे गए हैं। बहुत सारी पुलिस भी ठेके पर रखी जाती है। ठीक है, अस्पताल में कर्मचारी भी ठेके पर, जो कौन सुना होगा आपने भैया उनकी नौकरी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। ठीक है, तो उसमें संविदा होती है, एक ठेका होता है। ठीक है, कि इतने इतने आप इतने के महीने में हमारे यहाँ काम करेंगे, हम इतना इतने घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी, ये सब उसमें शर्तें लिखी होती हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, जो मतलब परमानेंट नहीं है, जिन्हें आकस्मिक व्यय यानी कंटिजेंसी से भुगतान किया जाता है। कंटिजेंसी में ये लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कार्यभार स्थापना में नियोजित किए जाते हैं। ठीक है, पांचवा आता है वे व्यक्ति जो राज्य सरकार या उसकी किसी एजेंसी की किसी भी नाम से आर्थिक फायदे प्राप्त कर रहे हैं, सरकार से किसी भी प्रकार से पैसा जो व्यक्ति ले रहा है और जिनसे लोक स्वास्थ्य के संबंध में सार्वजनिक फायदे के लिए कर्तव्यों को निर्भर करने की अपेक्षा की जाती है कि आप पैसा लो, किसी भी मदद से ले रहे हों वो तो, लेकिन उनसे अपेक्षा है कि वो सार्वजनिक फायदे के लिए काम करें। तो वे व्यक्ति भी क्या है, इसमें अति आवश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों में जो है आ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से धारा 2 हमने कंप्लीट कर ली। आती है धारा 3 परिभाषा। तो केवल इतना याद रखना, इसमें 2 परिभाषाएं हैं, अति आवश्यक सेवा की परिभाषा और कार्य करने से इनकार करने की परिभाषा। ठीक है, और 2 इसमें जो है, ठीक है, तो अत्यावश्यक सेवा से विपरीत है अनुसूची में वर्णित सेवाएं। मैंने बताया कि एक अनुसूची दी गई है, उसमें
कौन कौन सी जो सेवाएं हैं वो अति आवश्यक मानी जाएंगी, उसको अनुसूची में वर्णित किया। जो सेवा अनुसूची में वर्णित है वो अति आवश्यक सेवा है, उसको अपन लास्ट में भी देखेंगे। किसी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में कार्य करने से इनकार करने से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कार्य किया जाना जिसका प्रतिषेध धारा 5 में किया गया है। धारा 5 में कुछ क्रियाकलापों का प्रतिषेध किया गया है। कोई व्यक्ति ये काम नहीं करेगा, अगर वो करेगा तो ऐसा माना जाएगा कि उसने कार्य करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, धारा 4 और 5 को बहुत अच्छे से समझना, अलग अलग है। धारा 4, 5 और 9 थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनाती हैं। तो धारा 4 में आदेश दिया जाना है, सरकार चाहे तो आदेश दे सकती है कि जो धारा 5 में कार्यकलाप बताएगा है एक क्रियाकलाप कोई ना करे, उन क्रियाकलापों का प्रतिषेध किया गया है धारा 5 में, और 4 में आदेश बताया गया है कि राज्य सरकार चाहे तो ऐसे क्रियाकलापों को प्रतिषेध करने का आदेश दे सकती है। तो आइए 4 और 5 अच्छे से अपन देख लेते हैं। धारा 4 है कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने की शक्ति। यहाँ पर इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर रही है कि आप कुछ जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं उनको एक संबंध में कार्य करने से इनकार नहीं करेंगे, इसका प्रतिषेध करती है धारा 4। और धारा 5 उन क्रियाकलापों का प्रतिषेध करती है जो जिनके संबंध में धारा 4 में आदेश दिया जाता है कि ये काम आप नहीं करेंगे। तो पढ़ लेते हैं। यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि लोक हित में, राज्य सरकार का यहाँ समाधान हो जाए, विश्वास हो जाए कि लोक हित में या लोक व्यवस्था के हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अत्यावश्यक सेवाओं में तथा ऐसी तारीख से जैसे कि आदेश में निर्दिष्ट किया कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगा। ठीक है, जो सेवा ही निर्दिष्ट कर देगा कि इस सेवा को करने से कोई मना नहीं करेगा और इतनी तारीख से इतनी तारीख तक मना नहीं करेगा। उपधारा 2 करते, उपधारा 1 का दिन किया गया कोई आदेश केवल 3 माह तक प्रवृत्त रहे। एक बार में केवल 3 माह तक के लिए आदेश किया जा सकता है कि इन सेवाओं में कोई प्रवृत्त नहीं रहेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। और राज्य सरकार चाहे तो 3-3 माह को उसको बढ़ा सकती है, लेकिन एक बार में 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी। ठीक है, उपधारा 3, उपधारा 1 के दिन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जैसे राज्य सरकार उसे सर्वोपरि ध्यान में लाने के लिए समझ कर देगी प्रकाश। आती है धारा 5 अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध। अब यहाँ पे कामों का प्रतिषेध होना है। धारा 4 में इनकार करने का प्रतिषेध हो रहा था कि कुछ क्रियाकलापों कामों को करने से आप इनकार नहीं करेंगे। ये धारा 4 में था कि कुछ कामों को करने से आप इनकार नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे धारा 5 में बताया गया है कि ये क्रियाकलाप आप नहीं करेंगे, ये क्रियाकलाप करने से आपको प्रतिषेध किया जाता है क्योंकि इससे काम बाधित होगा, जो धारा 5 में बताया गया है। ठीक है, आप काम करने से मना नहीं करेंगे धारा 4 में, और कुछ काम नहीं करेंगे यह धारा 5 में बताया गया है। धारा 4 की उपधारा 1 के दिन किए गए आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख, जिस तारीख को धारा 4 में आदेश दिया गया है तारीखें बताई गई, उस तारीख से कोई भी अत्यावश्यक सेवा से संबंधित चाहे वह अकेले या सम्मिलित रूप से इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक कार्यविराम का आश्रय नहीं लेगा। ना तो इनकार करेगा ना अन्य प्रकार से कोई पूर्ण या आंशिक कार्यविराम का आश्रय नहीं लेगा, वो कार्यविराम नहीं करेगा। प्रसामान्य कार्य समय के परे करने से उस दशा में इनकार नहीं करेगा जबकि ऐसा कार्य अत्यावश्यक सेवा के संधान के लिए आवश्यक हो। ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया 5 बजे तक हमारी ड्यूटी है, अब 6 या 7 या 8 बजे तक हम काम नहीं करेंगे, तो ये करना पड़ेगा। अगर वो सेवा अति आवश्यक है, उसकी आवश्यकता है, तो वो करना पड़ेगा, आप मना नहीं करेंगे। धारा 5 ऐसा कह रही है। 3, किसी संस्थापना यानी इंस्टॉलेशन मशीनरी संयंत्र यान भवन कार्यालय अभिलेख या किसी अन्य संपत्ति के अवशमन नहीं करेगा, उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे विनष्ट नहीं करेगा और ऐसे कार्य करने का प्रयत्न या दुष्परिणाम भी नहीं करेगा। किसी भी ऐसा नहीं मशीनरी के 4 बोल्ट निकाल दिए, ठीक है, भवन में, तो ये सब चीज़ें नहीं करेगा। संपत्ति को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा इतने समय के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कार्य बाधित होगा। छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य में अनुपस्थित नहीं रहेगा। सबसे पहले छुट्टी लेना पड़ेगी, बिना छुट्टी लिए आप कार्य से जो है गोल नहीं मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेवा कैसी है, अति आवश्यक है। 5वां आता है कलम बंद करने। भाई कलम बंद कर दी, हड़ताल कर दी आप लोगों ने, हम कुछ नहीं करेंगे। टेलीफोन बंद कर लिए, तो टेलीफोन बंद भी नहीं कर पाओगे भाई आप 3 महीने के लिए।
औजार बंद करने, अपने जो औजार हैं आपके काम करने के वो बंद नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, धीमी गति से काम नहीं करोगे कि भैया ठीक है कर रहे, आराम 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 से कर रहे, ये भी नहीं चलेगा। जैसे किसी भी क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलाप, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा, कोई भी ऐसा काम जिससे परिणत कार्य विराम या कार्य मंदता होती है का आश्रय नहीं लेगा। कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कार्य बंद हो जाता हो, ऐसा धीमा हो जाता हो, और ऊपर बढ़ने चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। आता है 6, ऐसे कार्यकलाप कार्यलोप का आश्रय नहीं जिससे परिणति प्रसारण कामकाजी विच्छिन्नता में होती है। कोई ऐसा कार्यलोप नहीं करेगा जिससे सेवा विच्छिन्न होती है, सेवा लोगों तक ना पहुंचती हो। 7 पॉइंट हैं, 5 में याद रख लेना। 4 में आदेश किया जाता है और 5 में प्रतिषेध किया जाता है कि ठीक है। 4 में इनकार करने से प्रतिषेध और यहाँ पर कुछ काम करने से प्रतिषेध। 7 किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्य को निर्भर करने से निवारते बाधित नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने बाधित नहीं करेगा, उससे नहीं बोलेगा कि भाई तुम नहीं जाओ, ठीक है, निवारित या बाधित नहीं करेगा, ठीक है। अगला है अब 6, बाद या कार्यवाहियों का जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो 6 और 9 में बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले अच्छे से 6 पढ़ लेना, फिर जब मैं 9 पढ़ाऊंगा तो दोनों का संबंध बता दूंगा कि इसमें क्या अंतर है। धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन किए गया। धारा 4 की उपधारा 1 में क्या आदेश करना है कि कोई व्यक्ति अति आवश्यक सेवाओं को करने से इनकार नहीं करेगा। अधीन दिए गए किसी आदेश विधि मानदंड प्रसंग करने वाले किसी वाद या सिविल कार्रवाई माने न्याय कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारता केवल जिला न्यायाधीश यानी डीजे साहब को होगी और किसी भी न्यायालय को नहीं होगी। और वह एक पक्षीय आदेश भी नहीं करेंगे। स्टे वगैरह के लिए स्टे देंगे तो पहले सुनवाई करा लेंगे, दूसरे पक्षकार को बुलाएंगे तभी। तो यहाँ पर लिखा है धारा 6 में कि संज्ञान कौन लेगा? सेशन न्यायालय लेगा, ठीक है, जिला न्यायाधीश महोदय लेंगे। लेकिन कब? जो राज्य सरकार के खिलाफ जब वो आदेश करती है कि इनकार नहीं करना, तब उस आदेश के विरुद्ध जाना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन कर देता है और वो धारा 7 और 8 में दंडित होता है, तो उसका जो अपराध का संज्ञान है वो सॉरी ये 10 है, जो 9 और 10 है, 9 में संज्ञान कौन लेगा? उसका 9 में संज्ञान लेगा जीएमएफसी प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, और उसी में विचारणा किया जाएगा। जो कोई अपराध कर चुका है, जैसे मान लो प्रतिषेध किया गया धारा कि कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करेगा और वो करेगा, इनकार करेगा कि नहीं जाए, जानबूझ कर अनुपस्थित रहेगा, तो उसका संज्ञान फिर धारा 9 में कौन लेगा? जीएमएफसी लेगा। और अपराध का ट्रायल भी कौन करेगा? धारा 10 में जीएमएफसी माने प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा। लेकिन जो आदेश पारित किया गया है धारा 4 में कि इतनी तारीख से इतने समय तक ये लोग काम में छुट्टी नहीं लेंगे और ये अति आवश्यक सेवा है और इसको ये अधिनियम लागू होगा, तो इस आदेश के विरुद्ध कि ये गलत है, कोई अति आवश्यक सेवा की आवश्यकता नहीं है इस समय, या जो भी चीज़ है, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो सेशन न्यायालय में होगी और कहीं नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब उस आदेश का कोई व्यक्ति उल्लंघन कर देता है, और धारा 7 और 8 में जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंतर्गत उसको दंडनीय किया जाना है, तो फिर उसका केस कहाँ चलेगा? जीएमएफसी के यहाँ चलेगा। अब आइए पढ़ते हैं धारा 7, सस्तियाँ। जो कोई धारा 5 के उपबंध में से खंड 3 के उपबंध को छोड़कर, जो संपत्ति को नुकसान वाला है, उस पोर्शन को छोड़कर अगर किसी भी उल्लंघन, जैसे मान लो उन्होंने बताया कि ये काम नहीं करने हैं, इनका प्रतिषेध है क्योंकि इससे काम बंधता आती है, कोई करेगा तो 6 माह तक की सजा है उसको, या जुर्माना जो 500 रुपये तक का है। लेकिन अगर संपत्ति की तोड़ फोड़ करेगा, बदस्ट करेगा, ये सब है जो अभी अपन ने पढ़ा है, धारा 5 का खंड 3 है, उसका उल्लंघन करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा तो 3 वर्ष तक की सजा है, जुर्माना 5000 रुपये तक का है। और खंड 3 में ज़्यादा सजा है, बाकी में 6 महीने तक की सजा है। अब आती है धारा 8, विच्छिन्न करने हेतु उद्दीप्त करने या उत्प्रेरित करने या कोई वित्तीय सहायता का समर्थन देने के लिए शास्ति। अभी तो ये ऊपर वाली 7 धारा जो खुद उल्लंघन करेगा उसके लिए है। अब ये धारा 8 किसी भी व्यक्ति के लिए है, जो व्यक्ति अति आवश्यक सेवा से संबंधित है, ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा संबंध में सेवा कर रहा है, धारा 5 प्रसिद्ध किया किसी किताब का आश्रय लेने के लिए उकसाएगा, उद्दीप्त करेगा, उत्प्रेरित करेगा। जो व्यक्ति उसको उकसाएगा, उद्दीप्त करेगा कि भैया तुम तो लो, करो, आराम से छुट्टी ले लो, आराम से काम करते रहो, क्या चाहे भले वो कोई व्यक्ति हो, सेवा में हो या ना रहा हो, समझ गए। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसको धारा 8 में दंड दिया जाएगा, ठीक है। और धारा 5 के
में प्रतिशत जो काम किए गए हैं उनको अग्रसर करने के लिए बच्ची भैया तुम नहीं जाओ काम पे, हम दे रहे तुम्हें पैसा, वहाँ पर 200 रुपये देने में हम 500 का दिन दे रहे हैं, ठीक है, हम तुम्हें पैसा दे रहे, उस पर व्यय करेगा भाई, हड़ताल करो, ठीक है, और हाँ पानी की व्यवस्था करेगा, चाय नाश्ते की व्यवस्था करेगा, तो ये समझा जाएगा कि उसने उपबंधित अपराध किया है। जो कोई ऐसे कार्य को उद्दीप्त करेगा, उत्प्रेरित करेगा या वित्तीय सहायता समर्थन देगा, पैसा वगैरह देगा, उसको उकसाएगा कि आप जो है धारा 5 का उल्लंघन करें, तो ये माना जाएगा कि उसने भी धारा 5 का जो है उल्लंघन किया है। इसलिए 7 और 8 में शास्ति बताई गई है। 9 में अपराधों का संज्ञेय बताना होना, तो अपराध क्या है, संज्ञेय है, और कौन लेगा, जीएमएफसी लेगा। अपराधों का विचारण कौन करेगा, जीएमएफसी करेगा, ठीक है। जो आज इसके विरुद्ध अपील होगी धारा 4 की, तो वो कहाँ सेशन न्यायालय में होगी, और जब दंडित किया जाता है तो उसका विचारण कहाँ होगा, जीएमएफसी महोदय के यहाँ होगा। निरसन क्या है, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण आदेश 1978 को तक द्वारा निरसित किया जाता है, ठीक है। अब अपन जो है कुछ क्वेश्चन, अभी पहले अपन इसको क्या देख लें, इसकी अनुसूची देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो है अति आवश्यक मानी गई हैं। तो वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालक, प्रवर्ती, अनुसचिव व्यक्ति जो विद्युत के उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे हैं। विद्युत का जो उत्पादन हो रहा है, जहाँ पारेषण मान एक जगह से दूसरी जगह आ रही है, और वितरण हो रहा है, ठीक है, लोगों तक, गांव तक, शहर तक जा रही है, ये व्यक्ति भी विद्युत डिपार्टमेंट के इसमें आते हैं। लोक तथा राज्य मोटर परिवहन, जो बसें वगैरह चलती हैं, राज्य परिवहन चलते हैं, तथा कर्मशालाओं में, ठीक है। लोक स्वास्थ्य, अपना पूरा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट आ गया, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस आ गई है। नगर पालिका निगमों, नगर पालिका परिषद, अनुसूचित क्षेत्र, अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के संबंध में ये लोग आ गए इसमें। अब ये का है इसमें, वैज्ञानिक, तकनीक, कार्यपालक, प्रवर्ती तथा अनुसंधान कार्मिक जो उचित मूल्य की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जैसे जो राशन वगैरह बांटते हैं ये लोग, मिट्टी का तेल बांटते हैं, ऐसे खाद्यान्न और अति आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन या यथा परिवेशित अनावश्यक वस्तुओं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपापन में, ठीक है, जो वितरण का काम है सार्वजनिक वस्तु वितरित की जानी उनमें। दुग्ध वितरण, दूध वाले नहीं कर सकते हैं। पशुधन और पशु चिकित्सा तथा पशुपालन और कुक्कुट पालन सेवाओं से। वन रोपण, ये वन अधिकारियों के लिए, वन रक्षण, वनोपज के परिरक्षण, परिवहन, भंडारण और वितरण से। मध्य प्रदेश सचिवालय सेवा, भारतीय नियम अनुच्छेद द्वारा शासित मध्य प्रदेश सेवाओं में, मध्य प्रदेश विधानसभा सेवाओं की सेवाओं में, और विभाग अध्यक्ष तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों की सेवाओं से संबंधित हों। ये सब मैं वो बता रहा हूँ, ये अति आवश्यक सेवाएं मानी गई हैं। निम्नलिखित द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं, जो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि भैया अब हम परीक्षा का पेपर नहीं बनाएंगे, रात होगी हमें घर जाना है, पेपर काफ़ी नहीं करनी। मध्य प्रदेश राज्य समस्त विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय परीक्षा मंडल, मानो जो नौकरियों वगैरह की परीक्षा लेते हैं, ये लोग भी इसमें आते हैं। इसका स्पष्टीकरण देख लें। अभिव्यक्त परीक्षाओं का संचालन के अंतर्गत आते हैं वीक्षण, माने इन्विजिलेशन, पर्यवेक्षण, प्रश्न पत्रों का बनाया जाना, अनुसीमन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन या अन्य ऐसा कोई क्रियाकलाप जिनका की परीक्षाओं के संबंध में मंडल या विश्वविद्यालय द्वारा हाथ में लिए जाना अपेक्षित है। तो परीक्षाओं के संबंध में भी कोई ये भी सेवाएं क्या है, अति आवश्यक मानी गई हैं, क्योंकि निश्चित समय में रिजल्ट पेश करना होता है। संसद की या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संचालन के लिए नियुक्त व्यक्ति, वह व्यक्ति जिसे भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य आपदा या संकट के कारण प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के अनुचित पुनर्वासन, पुनर्स्थापन कार्यधानी के निर्धारण मूल्यांकन संबंधित कार्य सौंपा गया है। भूकंप, प्राकृतिक आपदा में कोई भी उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए कोई कार्य अगर सौंपा गया है दोस्तों, तो वो भी जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वो मना कर दें कि अब हमें जाना है घर और हम छुट्टी लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस एक्ट को पूरा पढ़ा। अब इसको फटाफट से क्वेश्चन लगा लो तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मात्र 24 प्रश्न है, भागना नहीं, पढ़ लेना पूरा। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधान तथा विच्छिन्नता निवारण का अधिनियम संख्या क्या है, 10 है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधान तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1989 के अधिनियम का उद्देश्य क्या है? अत्यावश्यक सेवा संधान के लिए उपबंध करना, बिल्कुल है। अत्यावश्यक सेवाओं से विच्छिन्न किए जाने के लिए शास्ति का उपबंध करना, ए और बी दोनों है, तो सी ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। 2 का सी है। 3 है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधान तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम का विस्तार है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पे है, बी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम का प्रवर्तन हुआ, जो 17 अप्रैल 1979 से प्रवर्तित हुआ, इसी दिन बना, ये 4 का सी हो जाएगा। अगला आता है 5 मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979,
ठीक है। अत्यावश्यक सेवा संबंधित वैज्ञानिक तकनीक कार्यपालक प्रवृत्ति तथा अनुसूचित व्यक्ति को लागू होता है। अत्यावश्यक सेवा संबंधित वैज्ञानिक तकनीक कार्यपालक प्रवृत्ति अनुसूचित व्यक्तियों को लागू होता है। केवल चिकित्सा, खाद्य, आश्रय, जलमूल एवं परिवहन जैसी अत्यावश्यक सेवाओं के संबंध में जो है लागू होता है। तो दोस्तों ये पहला ऑप्शन सही है, अत्यावश्यक सेवा संबंधित वैज्ञानिक तकनीकी कार्यपालक प्रवृत्ति तथा अनुसूचित व्यक्तियों को ही लागू होता है, क्योंकि वहाँ पे धारा 2 में ऐसा लिखा हुआ है। आता प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश में अत्यावश्यक सेवा संबंध विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 2 में अत्यावश्यक सेवा संबंधित व्यक्तियों के अंतर्गत वे व्यक्ति जो ठेके पर रखे गए पूर्णकालिक नियोजन में नहीं है, कंटेंट जैसे भुगतान नहीं, तो उपरोक्त सभी अर्थात डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, सभी उसमें आते हैं। अगला है प्रश्न नंबर, ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का जो एक बीच का जो है चैप्टर दोस्तों, इसमें उसका इमेज नहीं आ पाया तो बाद में मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आता है 10 नंबर, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संबंध विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 के अधीन कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार की जाने प्रतिशत करनी है, कौन सकता है? तो राज्य सरकार धारा 4 में ऐसा कर सकती है। अगला है 11, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4(1) के अधीन अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार करने प्रतिशत करने का कोई आदेश प्रदत्त रहेगा केवल 3 माह तक, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संबंध विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 4(1) के अधीन अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार की प्रतिशत करने का कोई आदेश एक बार में बढ़ाया जा सकता है, केवल 3 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है, 13 मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा में अत्यावश्यक सेवा में कतिपय क्रियाकलापों का प्रतिषेध अवबंधित है, तो ये धारा 5 में ऐसा किया गया है, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा तथा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 के दिन किए गए आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अति आवश्यक सेवा संबंधित चाहे या अकेले रूप से इनकार करे के या इनकार अन्य प्रकार से पूर्ण आंशिक कार्य विराम का आश्रय नहीं लेगा, ठीक है। प्रसारण कार्य पर काम करने से इनकार नहीं करेगा, कोई मशीनरी को या इन सब चीज़ों को अवसर नहीं करेगा, विनष्ट नहीं करेगा, तो ये तीनों ही चीज़ें नहीं करेगा, तीनों ही चीज़ें सही है, इसलिए उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 15, मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संबंध विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 4 की धारा 1 के अधीन किए गए आदेश में निर्दिष्ट की गई तारीख में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अति आवश्यक सेवा से संबंधित है, चाहे वह अकेले संबंधित रूप से छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना अनुपस्थित नहीं रहेगा, कलम बंद नहीं करेगा, टेलीफोन ये भी नहीं करेगा, पूरा का पूरा ऐसा कार्य लोग भी नहीं करेगा, ये सब चीज़ें तो उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएगा, इसको पढ़ लेना, अभी अपन पढ़ के आए हैं पीछे। ये कोई भी काम नहीं करेगा, ये धारा 5 के अंतर्गत तीनों काम आते हैं। अगला है धारा 16, मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 4 की धारा 1 के अधीन किए गए किसी आदेश की विधि मान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी के बाद या कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकार तक किस न्यायालय को होगी, ठीक है। तो धारा 4 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश का न्यायालय करेगा। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 6(1) के अधीन किसी बाद या कार्रवाई में जिला न्यायाधीश का न्यायालय कोई स्टे एक पक्षीय रूप से नहीं करेगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 आएगा, जो कोई मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 5 के उपबंध में से खंड 3 के उपबंधों को छोड़कर किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वो कितने 6 माह तक की कारावासी और 500 रुपये तक के जुर्माने से जो है दंडित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कोई मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 5 खंड 3 में करेगा अपराध, तो उसको कुछ ज़्यादा सजा है, उसको बनने पड़ा है 3 वर्ष तक की सजा है या 5000 रुपये तक का जुर्माना है। जो 5 में जो 7 पॉइंट दिए गए हैं, तीसरे नंबर का अगर कोई अपराध करता है, उल्लंघन करता है तो ज़्यादा सजा है, बाकी के में एक समान सजा है। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन, मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 धारा 8 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी अत्यावश्यक सेवा के संबंध में सेवा कर रहा है, धारा 5 के दिन प्रसिद्ध की किसी क्रियाकलाप का आश्रय लेने के लिए उत्साह उद्दीप्त करेगा या उत्प्रेरित करेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बारे में यह समझा जाएगी उसने उस धारा के उपबंधों का जो है उल्लंघन किया है। आती है एक प्रश्न नंबर आता है 21, मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण विच्छिन्न निवारण अधिनियम 1979 की धारा 9 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन का प्रत्येक अपराध क्या होगा? संज्ञेय होगा।
मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधान विच्छिन्न निर्माण इसके दिन प्रत्येक अपराध का विचारण किया जाएगा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 23 मध्य प्रदेश अति आवश्यक सेवा संधान विच्छिन्न निर्माण अधिनियम 1989 के अधीन समस्त अपराधों के निवारण अन्वेषण तथा जांच तथा विचारण को दंड संहिता के उपबंध लागू होंगे। अंतिम प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश सेवा संधान तथा विच्छिन्न निर्माण द्वारा कैसे निर्देशित किया गया है? तो 1978 का व्यादेश जो है निर्देश जो है निश्चित किया गया है।